स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। महक चहक लहक है बेटी, घर की पायल और खनक है बेटी, प्रेम का आधार पूजा की कलसी है बेटी, सृष्टि दृष्टि भक्ति है बेटी, दो दो वंश चलाती है बेटी, फिर भी बोझ समझी जाती है बेटी, शक्ति है मगर हर पल घुटती है बेटी, कोई न कहता इस बार घर आए एक बेटी। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे, स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम कर। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। औरत नहीं तो समाज नहीं, मैं नहीं तुम नहीं, खूबसूरत रिश्ते जैसे माँ बेटी बहन नहीं, फिर भी बेटी किसी को नहीं चाहिए, गलती से आ जाए तो लोग मार देना चाहते हैं या फिर जिंदगी भर चीख चीख कर सुनाते हैं तेरी जरूरत नहीं थी। ऐसा ही कुछ हमारी आज की मेहमान के साथ हुआ है। हमारे आज के एपिसोड की स्त्री शक्ति एक ऐसी महिला है जिन्होंने फिजियोथेरेपी को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिनका मकसद है हीलिंग से सभी रोगों का उपचार हो और किसी को भी जहां तक संभव हो सर्जरी ना करवानी पड़े, जो एक सर्जरी मुक्त भारत का सपना देखती है, जिनकी उंगलियां करिश्माई हैं, जिनके स्पर्श में जादू है। तो आइए स्त्री शक्ति के इस अंक में स्वागत करते हैं युवा शक्ति डॉक्टर रिद्वाना सनम जी का। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। रिद्वाना, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि हिंदुस्तान के आम नागरिक, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हमें फिजियोथेरेपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें प्लीज़ बताइए। फिजियोथेरेपी को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन किया जाए, वी कैन से फिजिकल थेरेपी। जो शरीर है हमारा, जो बोन है, मसल है, मांसपेशी है, बोन है, जोड़ है हमारे बॉडी के, तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसको फिजिकल थेरेपी बोलते हैं, फिजियोथेरेपी। इसका जो मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर इसको शरीर को ट्रीट करते हैं, हाँ, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो शुरुआत हम आपकी पैदाइशी कहाँ हुई, आपका बचपन कैसे बीता, आपके परिवार में कौन कौन थे? मेरा जो जन्म है वो हुआ कश्मीर का एक छोटा सा गाँव है, पहलगाम से 5 किलोमीटर्स नीचे, कुल्लर नाम है उस जगह का, जहाँ पे मेरी पैदाइशी हुई है। तो आपका बचपन मेरा बचपन बहुत पेनफुल रहा है, बहुत डिस्टर्ब रहा है, आई वुड से। अगर मैं उस एंगल से देखूं तो एक बचपन जैसा रहता है बच्चे का, तो मेरा एक नॉर्मल लाइफ नहीं रही बचपन में। तो मतलब वो बचपना कभी देखा नहीं, उसमें कुछ और ही था। बट ऐसा क्या हुआ कि आपने वो बचपना नहीं देखा? जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी जो हमारी फैमिली थी वो बहुत कंजर्वेटिव थी, एंड इट वाज यू नो मेन डोमिनेटिंग फैमिली जो था बैकग्राउंड, और इसमें लेडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और लड़की होना एक बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेस होता था। लड़की नहीं होनी चाहिए, उनको बेटा चाहिए होता था। मैं तीसरी बेटी थी। पहले एक बेटी उनकी हुई मम्मी पापा की, फिर दूसरी मेरी बहन हुई, और दे वर एक्सपेक्टिंग बॉय, तो अब तो बेटा होगा हमारा। और फिर मेरा जब जन्म हुआ तो कहते हैं बहुत दिन तक मम्मी ने मुझे दूध ही नहीं पिलाया, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई, और सासू माँ ने उनको बहुत ताने सुनाए उस टाइम पर, जो मेरी दादी थी। और मम्मी ने उस वजह से, उस स्ट्रेस से बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरी फिर से बेटी हुई, और उस वजह से बहुत दिन तक दूध नहीं पिलाया। फिर मेरी मासी है जिन्होंने मेरी कुछ दिन तक परवरिश की, बिकॉज वो अनमैरिड थी। फिर कुछ टाइम बाद वापस लाए बिकॉज मेरी मासी की शादी हुई, और फिर यहाँ पे मैं रही हूँ। और लेकिन वो डिफरेंस था बेटे का बेटी का, मतलब मम्मी के माइंड में था ये चीज़। तो वो मुझे हमेशा, फिर जब मैं घर आई तो उसने क्या किया, मेरे बाल काटे, छोटे छोटे कर दिए, और बॉयज़ वाले जो बेबी बॉय के जो कपड़े होते हैं तो वो पहनाने लगी मुझे जब मैं घर आई, लड़कों वाले कपड़े।
आपको माँ आपको एक बेटे की तरह देखती बेटे की तरह देखा उनकी उसने तरह मुझे। तैयार करती थी आपको। तैयार करी। जब मैं वापस आई वो बोली मेरा बेटा है, तो वो बेटी वाला हो सकता है, वो डिप्रेशन था क्या था, बट वो पूरा उसको बेटा समझ के जब मैं घर आई तो मैं एक लड़के की तरह मुझे घर में रखा गया उस टाइम पर। तो और उस वक्त तक आपके बाकी जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो बाकी ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो हो गए थे आपके बाद? तब तक उनका एक बेटा हुआ था जो तब तक मेरे एक नेक्स्ट बेटा था, हुआ था। हाँ जी। बेटा। और जब मैं आई तो वो उनके लिए और मेरे लिए सेम कपड़े लाती थी, सेम ड्रेस, सेम तरीके से पालती थी दोनों को, कि वो मतलब माइंड में बना चुकी थी कि मेरा बेटा है। उसने बेटी एक्सेप्ट नहीं किया कभी। तो आप उस समय आपने मतलब विरोध तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपने माँ से कभी पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पहनने अपने भाई जैसे कपड़े? मम्मी मुझसे प्यार करती नहीं थी तो मैं उस प्यार को पाना चाहती थी, तो मम्मी जैसा बोलती थी करो तो मैं करती थी। उसके बाद हमें स्कूल भेजा गया है। अब आपको गर्ल्स स्कूल में, बट वही बॉय वाला ड्रेस। मुझे शलवार पहनना अलाउड नहीं था, सो आई यूज्ड टू वेयर पैंट। तो मतलब 7वीं 8वीं कक्षा तक भी आपको आपकी मम्मा ने 12th तक, 12वीं कक्षा तक? हाँ, वो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। इनफैक्ट मेरे कान भी नहीं छेदे थे, वो भी वैसे ही था, लाइक सॉर्ट ऑफ अ बॉय। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मम्मी ने लूज कपड़े पहनाना शुरू कर दिए, और वो एक ही थान में कपड़े कटते थे जो मेरे पापा भाई के लिए होता था। तो मैं बोलती थी मम्मी मुझे ये नहीं पहनना है, बट वो बोलती थी नहीं यही बनेगा और यही पहनना है, क्योंकि पापा भी तो पहन रहे हैं, कैसर भी तो पहन रहा है मेरा भाई, तो वो मुझे तो आपने नहीं बोला लेकिन दीदी तो नहीं पहन रही है? हाँ, तो वो बोलती थी क्योंकि तुम तो बेटा हो हमारा, इसलिए तुमको ये पहनना है। बट उसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा रहा जब हम लोग जम्मू शिफ्ट हुए। और जम्मू में मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, मुझे एक अच्छा स्कूल चाहिए था जहाँ मुझे भेजा जाता, पढ़ाया जाता। तो पापा ने ना क्या किया, बोला लड़की तो है, ये पास में कोई छोटा सा एक स्कूल था 11th-12th में, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। बोला नहीं, दूर जाने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई ही तो है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये यहीं पास वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। तब उन्होंने एज अ बेटा क्यों नहीं समझा, वो मुझे कन्फ्यूजन हमेशा रहा। कपड़ों में मैं बेटा थी, बट जब ये एजुकेशन की बात आई तो तब मैं बेटी थी उनके लिए। जब आप छोटी थी तो कश्मीर जो है पूरी टेररिज्म के चपेट में था, तो उस समय वो जो टेररिज्म, वो माहौल ने आपके परवरिश में, आपके बचपन को इफ़ेक्ट किया किसी तरह से? मेरे जो एग्ज़ाम्स है, हम जैसे जम्मू में रहते थे, लेकिन बोर्ड तो मेरा था कश्मीर का, तो मुझे बिकॉज उससे पहले तो ट्रांसफ़र कुछ हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं छुप छुप के वो एग्ज़ाम लिखा है मैंने वहाँ जाके। मतलब मुझे पूरा कवर किया जाता था, फिर मुझे एग्ज़ाम हॉल में बैठना होता था। एक साइड से डर था कि टेररिस्ट आके मुझे कुछ करेंगे, और एक साइड से मुझे वो एग्ज़ाम पास करना था। तो मैंने बहुत मुश्किल हालात में जैसे भी तैसे तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। तो आपको इसके बाद जो आपने आगे पढ़ाई की, तो वो वहाँ पर किसकी सोच थी कि आगे मम्मी पापा, बिकॉज वो बोलते थे हमारा डॉक्टर बेटा है। वो 10th में ही शुरू हो गए थे, ये तो मेडिकल, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा पढ़ रही है। हाँ, इनको तो बस हमारे यहाँ था अच्छा मीन्स डॉक्टर MBBS। तो जब मैं 11th में आई तो मेरी मर्जी का सब्जेक्ट तो चला नहीं, मम्मी ने फिर से मुझे मेडिकल दे दिया। मैंने 10th में मैथ्स में टॉप किया और मम्मी ने मुझे मेडिकल सब्जेक्ट दिया। तो आपके पेरेंट्स जो थे वो आपको MBBS, आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। आप क्या करना चाहती थी? मैं देखा जाए तो मैं बहुत फिटनेस फ्रीक थी, तो मुझे कुछ फिटनेस में करना था। मुझे अपना देखा जाए उस टाइम तो मैंने सोचा नहीं था कि मैंने क्या करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स लेना था। तो अब मुझे ये बताइए कि बिकॉज आप हेल्थ कॉन्शियस थी, आप एक फिटनेस फ्रीक थी, तो आपको तो मुझे लगा मेरे मन में ये आया कि उसका मतलब डॉक्टर ही होता है, मतलब मेडिकल हेल्थ। तो मैं डॉक्टर समझ, मम्मी बोली मेरा डॉक्टर बेटा, तो मेरे ब्रेन में बैठ गई ये चीज़। और जब मैं 12th में आई, मैंने 12th के एग्जाम्स जब दिए तो मम्मी ने पूरा मन बना लिया ये MBBS का एंट्रेंस देगी, और मम्मी ने बोला अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, अब तो तुम्हें पास करना है। मतलब वो प्रेशराइज करती थी घर पे, पूरा दिमाग फुल होता था। उस प्रेशर में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स पास किए, बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे नंबरों से आप किया पास। हाँ। और फिर मैंने जब पास किया, मैंने MBBS का एंट्रेंस दिया और मैंने उसको क्वालिफाई किया। और जब क्वालिफाई हुआ, हमारे यहाँ पे पूरा खुशियाँ मनाने लगे सब कि सिलेक्ट हो गई, बट आई वॉज अपसेट इंटरनली। उस टाइम पर मैंने पता किया है कि फ़िटनेस में, डॉक्टर अगर फिटनेस में बनना हो तो वो क्या होता है। मुझे अभी भी याद है, हमारे पड़ोस में कोई फैमिली थी, मैंने उससे पूरा नॉलेज लेके पता करा कि उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। और किसी का पैरालिटिक अटैक आया था फैमिली में ही, तो उसको बोला गया है भाई इसको सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकता है एक्सरसाइजेज से।
तो मेरा वो क्लिक कर गया कि फिटनेस एक्सरसाइजेज मेरा वो मैच हो गया, मेरा इंटरनल जो था कहीं कुछ ऐसा कुछ करना है और मम्मी का डॉक्टर बनना, तो मुझे लगा ये दोनों मैच हो रहा है, बट मैं MBBS नहीं करूँगी। उस टाइम मैंने पहली बगावत करी है फैमिली में। अब रिदवाना अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके MBBS करेंगी, एक डॉक्टर बनेंगी, या अपने सपनों को पूरा करेंगी एक फिजियोथेरेपिस्ट बनकर? ये हम रिदवाना से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। एक बार फिर से स्त्री शक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपने हमें बताना है कि वो जो चॉइस थी वो आपने अपनी वाली चॉइस को चुना या अपने पेरेंट्स की वाले सपने को चुना? हाँ, अपनी वाली चॉइस को चुना। क्या बात है, इसके लिए जोरदार तालियां। For the first time मैं you made your own decision कि मुझे करना है। तो इस ये जो जज्बा, ये जो हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? हिम्मत तो नहीं कहूँगी, मैंने बड़ा पापा मम्मी को जो सूट कर रहा था मनाने का तरीका, मैंने पापा के फ्रेंड से बात करी जिनसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज थे। मैंने उनके सब जितने भी जानकार थे उनको बताया मुझे ये करना है, प्लीज़ एक मौका, एक चांस। उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना, क्योंकि JNK में कोई कॉलेजेस थे नहीं और साउथ में बेस्ट कॉलेजेस मैंगलोर माना जाता था। तो मैंने अंकल को समझाया, अंकल ने मेरे पापा को जैसे तैसे समझाया और उस टाइम एक अजीब सी नसीब कहें इसे, मम्मी ने मेरे फेवर में हो गई कि हाँ ये तो मेरा बेटा है, ये जा सकता है। तो पापा बोले घर से कोई लड़की अभी तक गई नहीं है, मतलब पूरे ख़ानदान में कोई लड़की ही बाहर नहीं गई थी। तो पापा बहुत नेगेटिव थे। मम्मी उस टाइम पर मेरा साइड नहीं ये तो जा सकता है, ये तो मेरा बेटा है। वो बेटा वाला फील उस टाइम मुझे काम बहुत आया मम्मी का और उन्होंने जाने दिया। तो वो आपके फ़ायदे में आ गया वो एंगल जो और था। मैं उठ के चली गई मैंगलोर कॉलेज में। और जब हॉलीडेज़ होते थे तो मैं घर आने का मन ही नहीं करता था, बिकॉज घर में पता था क्या टॉर्चर है, क्या वो डिफरेंस है बॉय गर्ल वाला। और मैं कॉलेज जाके थोड़ा गर्लिश कपड़े पहनने लगी थी, बिकॉज अपना मन मर्जी का चलता था। तो एक जो इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग आती है वो थोड़ी सी मैं कहूँगी फ्रीडम जो था, तो वो एहसास हमें बताइए। इनफैक्ट जब मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब मैं कॉलेज गई, जो मेरी रूममेट थी, मैंने पहली बार जो शलवार होता है उसका वो जो नाड़ा होता है जो बांधते हैं, मुझे वो आता नहीं था बिकॉज मैंने कभी पहना ही नहीं था। और उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे हेल्प करी है पहली बार, और मैंने वहाँ से गर्ल्स के कपड़े पहनने शुरू कर दिए कॉलेज में। आपकी 5 साल की पढ़ाई थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद मैं वापस आई घर, जैसे एक बच्चा कंप्लीट करके घर ही आएगा। मेरी एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं था उनकी नज़र में। फिजियोथेरेपी सबसे बेकार प्रोफेशन दिखता था, उनको लग रहा था ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने टाइम वेस्ट किया अपना। तो यहाँ पर भी वो अपनी इच्छा आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और बोल रहे थे अब आप फिजियोथेरेपी आपने किया है। पहले हंस रहे थे मुझ पर, मुझे पता ही नहीं तुमने क्यों किया, तुम तो मेरा नाक कटा लोगी पूरे खानदान में, तुम लोगों में तुमने फिजियोथेरेपी करके जो है, ही यूज्ड टू स्पीक वेरी वेरी नेगेटिव। पूरा वो शुरू हो जाते थे उस टॉपिक को लेके, फिजियोथेरेपी पे। मैंने कहा पापा मुझे एक क्लिनिक खोलना है अपना। तो पापा ने बोला आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं। मैंने कहा पापा लेकिन नॉलेज है। एक्सपीरियंस तो ये तो मतलब आ जाएगा ना, पेशेंट देखूंगी, मुझे नॉलेज है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे पता है, क्लिनिक तो चल ही जाएगा, मेरे नाम से तो आपको पेशेंट आ ही जाएंगे, जितने लोग मेरे जानकार है, कुछ रिश्तेदार भी है, कुछ फ्रेंड्स भी है, मैं उनको बुला लूँगा, बोलूँगा मेरी बेटी ने क्लिनिक खोला है तो आप वही 5-10 पेशेंट देख लेना। तो मुझे बहुत दुखा, मैंने बहुत रोया उस दिन, रात भर बैठी, मम्मी को बोला। मम्मी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ, जब पापा पैसे देंगे तो क्लिनिक खुलेगा। मेरी बड़ी दीदी से जब मैंने बोला मैं जा रही हूँ, तो उसने कहा कि बहुत टफ डिसीजन है, लाइफ इतनी इजी नहीं है। तो मैंने कहा यार पता नहीं, मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा टाइम पर, ये तारीफ़ करेंगे एक दिन। और मुझे कुछ भी नहीं सूझा, और मैंने एक लेटर लिखा अच्छे से, माफ़ी वाफ़ी मांग के कि बुरा मत मानना। और मैं निकल के एक थोड़े से कपड़े लेके अपने बैग में सुबह निकली मैं 4 बजे घर से। पापा के उठने से पहले मैं घर से, आप घर छोड़ के चली गई? जी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। पापा ने चॉइस नहीं दी थी, उन्होंने कहा इस घर में रहना है तो फिर वही होगा जो मैं चाहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने बहुत हंसा, मुझे वो बहुत हर्ट कर गया कहीं ना कहीं उस टाइम पर। तो सुबह 4 बजे आप घर से निकली और मैं उस टाइम पर रोते धोते जैसे भी मैं गई, और मैं बस में बैठ के दिल्ली पहुंची हूँ। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो मैं दिल्ली में मेरे मामा जी के पास थी। मैं आई तो मैं मामा जी के यहाँ ही वापस आई। मैंने मामी को बोला, मामा जी को बोला, तो मेरे मामा जी ने एक दिन उस दिन चुप रहे बिकॉज मैं खुद ही अपसेट थी। तो दूसरे दिन मुझे बोला कि बेटे मैं आपको कैसे रख सकता हूँ,
बिकॉज मम्मी फेवर में नहीं है, पापा फेवर में नहीं है, बच्चा घर छोड़ के आया है, बट है तो रिश्तेदार ही ना। तो उन्होंने बोला फिर आप यहाँ कैसे रह सकते हो, मैं कैसे रखूँ। तो दूसरे दिन जब मामा जी ने ऐसा बोला मुझे बहुत दिल पे लग गई। तो मैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह गई। मैं वहाँ पहुँची और शाम हुई, सब चले गए, रात हुई, बट मैं वहीं बैठी रही। तो वो मौलवी साहब ने बोला बेटे दरगाह बंद हो रही है। तो मैंने कहा अंकल मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसने बोला यहाँ रात को तो रहना अलाउड है नहीं, दरगाह तो बंद हो जाती है रात को 12-1 बजे। तो मैंने उसको बड़ा रोके, बहुत अपसेट होके बोला अंकल सच में मेरे पास जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। और वो मौलवी साहब को पता नहीं क्या गया, वो सोचने लगा, वो थोड़ा सा कुछ 2-3 लोगों से बात भी किया। तो बोला कोई बात नहीं, बोला पक्का कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ रह सकती हो रात को, डर तो नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ क्या डर लग सकता, मैं यहीं रहूँगी। तो उन्होंने वो दरगाह बंद की और वो चले गए। मैं 1-2 घंटा पूरा रोई, यही कुछ 2 बजे तक वहाँ बैठ के कि मेरी हेल्प कर, मेरा कोई है नहीं, मुझे फिर क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। या मुझे एक नॉर्मल इंसान, जैसे एक लड़की होती है उसको जो बोला जाता है, दबाया जाता है, वो दब जाती है, वही करते जैसे पेरेंट्स कहते हैं, जैसे मेरी बड़ी बहन। तो मैंने कहा या तो मुझे वो नॉर्मल इंसान बना, या तो मुझे कॉलेज आके अभी तक की ये जो हिम्मत आई अंदर से, तो फिर ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे रास्ता दिखा। तो दरगाह में होता है ना वो ऊंचाई जैसा, वो दर जैसा बना होता है, मैं उसके नीचे थी। तो मैं ना ऐसे करके नींद पड़ गई वहाँ पे 2 बजे मेरी। 4 बजे अजान जब हुई, 4:30, तो मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने तब से अपने आप को, बहुत 2 अलग इंसान है, जैसे कोई मैजिक हो गया वो 2 घंटे में। मैं जब सुबह उठी तो एक हिम्मत थी, फ्रेशनेस थी फेस पे। मैं गई, मुंह हाथ धोया, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं बैठी। 10 जब बज गए तो मुझे एक अचानक एक फ़ोन आता है, जो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रही थी मेरी एक लड़की। सो शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि रिदवाना तुम बोल रही थी ना क्लिनिक खोलना है। तो फरीदाबाद में सेक्टर 21A में एक जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई क्लिनिक है, चल पार्टनरशिप पे खोल लेते हैं। शी वॉज फ्रॉम फरीदाबाद। सो मुझे वो जो उम्मीद की एक किरण दिख गई। तो मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ, कहाँ पे है। उसने मुझे अपना एड्रेस भेजा और मैं उससे मिलने चली गई फरीदाबाद। मैं उससे मिली, उसने मुझे उस मार्केट में लिया और वहाँ पे एक शॉप देखा छोटा सा। तो वो जगह 10x10 था और उन्होंने कहा कि ये जो है एक बेसमेंट था वो। तो उन्होंने कहा कि बेटे इसकी ना चार्जेस रेंट होगा 15,000 रुपये। मैंने कहा अंकल हमारे पास है नहीं। हमने नेगोशिएट करके उसको 10 में मना लिया। उसने कहा सिक्योरिटी। हमने बोला अंकल हम स्टूडेंट्स हैं, घर वाले पैसे दे नहीं रहे हैं, हमने कुछ करना है प्रूव। मेरे पास 25 है, 10 मैं आपको दूंगी। अंकल हमें भी तो चाहिए, हमें कुछ खरीदना है, अंदर कुछ करना है। जब मैं काम करूंगी मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगी और मैं आपको पूरे पैसे दूंगी। तो उन्होंने मान लिया। जब मैं इनसे बात कर रही थी तो वहाँ पे एक अंकल आए, थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे, लंगड़ाते लंगड़ाते। तो मुझे बोला कि इनको बोला और जी क्या चल रहा है, होता है ना मार्केट में आपस में एक लोग होते हैं। तो मुझे देख के ही बोला बेटे आप ना कश्मीरी लगते हो। तो मैंने बोला जी अंकल। तो बोला मैं भी कश्मीरी हूँ। सो मैंने उनको विश किया और उनसे बात हुई। बोला क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा अंकल फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। तो मैंने बोला ओहो मैंने तो सर्जरी कराई थी रिसेंटली, मैंने कराई। मेरा एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर मुझे आपसे कराना हो। तो मैंने कहा आज से शुरू करें। बोले हाँ बेटे ज़रा आ जाओ, एक सेशन लेता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने कहा मैं चार्ज नहीं करूँगी, मैं फ्री में करूँगी, बट मैं एक्सरसाइजेज अच्छे से करा के जाऊँगी। मैं जब उनके यहाँ गई, मैंने उनको एक सेशन जब कराया तो उन्होंने बोला ऐसे एक्सरसाइजेज तो मेरी होती नहीं है, वो तो थोड़ा सा करते हैं वो चले जाते हैं। सो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैंने बोला आंटी वो अगर एक रूम पीजी के लिए मिल सकता है, बिकॉज मेरा यहाँ क्लिनिक खुलेगा तो कहीं रहने को है नहीं। तो उसने बोला पीजी क्या, तुम अंकल का ट्रीटमेंट करो, हमने तो चार्जेस देने हैं ये पेमेंट, तो उल्टा तो तुम्हारा ज़्यादा बनेगा, तो तुम एक काम करो तुम यहीं रह लो। तो उसने मुझे रूम भी दिखा दिया, जब तुम आओगी तो तुम यहाँ रह आना, तुम अपना बस बैग लेके आओ। और मैं उठी, मैं मामा जी के यहाँ गई, मैंने बैग पैक किया। मैंने कहा मामी मैंने पीजी देखा है, आप लोग आ जाओ, आप फैमिली से मिलो, ताकि आपको मन में रहेगा कि बेटी जी यहाँ पे सेफ है। वो बहुत अच्छी फैमिली है। तब तक आपके पेरेंट्स ने फोन नहीं किया मामा को, आपको आपके पास तो मोबाइल था बट मुझे नहीं किया। हाँ आपके पास मोबाइल था, तो आपकी मोबाइल मतलब आपसे कोई संपर्क नहीं रखा? शांति थी, कुछ भी नहीं आया, फोन भी नहीं आया, मैं अपने ही स्ट्रगल में थी। एक अनजान शहर, रिदवाना एकदम अकेली, माँ बाप गार्जियन किसी का कोई सपोर्ट नहीं, एक सिर्फ विश्वास था कि सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। जो चाहती थी वो मिला। अब यहाँ से तो पीछे मुड़कर आपने देखा रिदवाना की नहीं, वो हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। रिदवाना अब बताइए आगे की जर्नी आपकी। मेरी जर्नी अब शुरू हुई, जो एक्चुअली होनी थी, जो मुझे अब एहसास हो रहा है। तब तक जो था वो कुछ भी नहीं था।
अब जो है प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई, एक नया मार्केट, नए लोग, कंपटीशन, वो मेल फीमेल वाला फ़र्क तो भी था कहीं ना कहीं इसमें। और जो मेरी पार्टनर थी जिसके साथ मैंने ये क्लिनिक खोला था जी। तो वो अपना शादी करके उस शहर से चले गई, तो क्लिनिक मेरे पर। और उसका एक फ्रेंड था इसमें, वो आके उसने मुझे बोला कि अब उसका कहना ये है कि वो मेरा पार्टनर बनेगा। तो मैंने कहा ये पार्टनर कैसे बनेगा, बीच में किसी को अचानक ला रहे हैं तो ऐसा नहीं ना, कोई भी चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि नहीं मुझे, लेकिन ये लड़का जो है ये पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा भी तो नहीं लगा है, मैं कर लूँगी काम जैसे करना होगा। तो एक दिन वो मेरे क्लिनिक में आया, मैं बैठी थी तो उसने मुझे बोला कि मैं तो यहाँ का, मैं तो पार्टनर हूँ। तो मैंने कहा पार्टनर कैसे, आपके पैसे भी नहीं लगे हैं, आपका कुछ भी कहीं का कुछ है ही नहीं, मतलब कोई लेन देन नहीं है, बट आप नेहा के फ्रेंड हो, उसका मतलब ये नहीं आप पार्टनर हो। इस बंदे ने ना बहुत बदतमीज़ी मेरे साथ करी है, बिहेव अजीब सा किया। सो मैं जब आगे चली तो उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, रोकने की कोशिश की। मैंने ऐसे निकली, उसने मेरा हाथ पकड़ा कि कहाँ जाओगे, बिकॉज उसने सोचा था लड़की है। मैंने ऐसे हाथ जब छुड़ाया, मुझे अभी भी निशान है, मुझे उस टाइम दीवार के साथ लग गया, पीछे से मुझे दीवार पे लग गई मेरी एल्बो और ब्लड आया। तो मैं जल्दी भाग के क्लिनिक से बाहर गई और मैं उस टाइम गई और मैं बहुत अपना अपसेट होके मैं अंकल के घर गई और मैं बैठी। तो मैंने अंकल को बोला, आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है क्लिनिक में। तो उन्होंने बोला बेटे देखो मार्केट है, लोग है, आप लड़की हो तो कुछ नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज उसको लगा होगा अब आपने नहीं माना। और मैं क्लिनिक गई, वो आया और इसने मुझे धमकाया कि तुम्हें इस शहर में अगर काम करना है तो मेरे साथ ही करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बुर्का पहना के आपको कश्मीर भेज दूंगा। ये उन्होंने आपको बोला, ये स्टेटमेंट था उनका? बोला बुर्का पहना के, नहीं तो आपको वापस भेज देंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस ने उसके पूरे फैमिली को बुलाया, बोला दोबारा अगर इसके रास्ते में भी दिखा तो मैं तुम्हें जेल करूंगा। और उसकी माँ को बोला ये छूटेगा नहीं, दोबारा बाहर नहीं आएगा जब तक मैं उस शहर में हूँ। उसको बोला इसके आगे से मत गुजरना कभी भी। और वो सचमुच गायब हो गया। जो आपका बिजनेस था, जो आपकी क्लिनिक था, वो कहाँ तक जा रहा था? क्लिनिक में जैसे एक पेशेंट आया, उसने एक को रेफर करा, 2 हुए, 2 ने 4, 4 से 10-15 पेशेंट आ रहे हैं। और मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट रिक्रूट करी थी वहाँ पे। और मार्केट में जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है मेडिकल में, वही वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो लोग आने लगे। सो मुझे चाहिए था अब बड़ा स्पेस, लेकिन यहाँ से ऊपर वाले का क्या करना होता है मैंने देखा है, बड़ा अजीब सा चला ये। जब मैंने मन में सोचा मुझे स्पेस बड़ी चाहिए, बट मैं उस जगह से डिस्कनेक्ट कैसे हुई। ये जो लड़का है, इसने जो इसका लैंडलॉर्ड था जिसने मुझे ये दिया था ये क्लिनिक पहला रेंट पे, उसने उसको फ़ोन किया कि कंप्यूटर प्रोफेशनल कंपनी है, वो आपको बहुत ज़्यादा पे करेंगे और 10,000 में क्या होता है, हम तो आपको 40,000 रेंट दिला देंगे। तो वो थोड़े से ग्रीडी हुए और उन्होंने मुझे बोला खाली कर दो क्लिनिक, बिकॉज उनके कान में बात गई, बट करवाया था इसी ने प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू। हाँ। सो जो मुझे लगा, बिकॉज फिर फाइनली वो कभी रेंट पे चढ़ा ही नहीं, वो शॉप आज तक बंद है, वो कभी नहीं खुला। तो जब आपको उन्होंने बोला कि आप ये क्लिनिक छोड़िए, तब आपको क्या लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत अपसेट, फिर से मुझे शॉक सा लगा कि अब क्या होगा। सो मैंने क्या किया, मैं इस दिन मैं जब घर पे थी तो वहाँ एक लड़की आती थी काम के लिए, तो उसने मुझे कहा कि दीदी वहाँ पे एक SOS विलेज है, NGO है, तो उसको ना जॉब चाहिए एक लड़की को, वो पढ़ी लिखी है, 12th किया है उसने, तो वहाँ 12th के बाद लड़कियों को रखते नहीं है और वो कुछ हार्ट प्रॉब्लम है उसको कोई सर्जरी भी करानी थी, तो कैसे करेंगे, उसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो उसको मेरे पास ले आओ। वो लड़की अभी भी मेरे पास है, नेहा नाम है उसका। वो दूसरे दिन जब आई और मैं बैठी थी तो एक अंकल, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहे थे, उस पूरे एरिया तो वही आएगा ना जहाँ मेरा क्लिनिक है, उसके आसपास और अब तो सबको पता भी चल गया था कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। 10-15 पेशेंट है, 2-3 महीने हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कि बेटे आपके चेहरे पर आज कुछ रौनक सी नहीं है, वो स्माइल गायब है, क्या बात है, परेशान से हो? तो मैंने कहा कि अंकल वो क्लिनिक जो है ना खाली करना है, तो मेरे पास, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे क्या करूँ, अब ये चलता है, पेशेंट को बीच में कैसे रोकें। उसने बोला ओहो, मैंने 1 महीना के 1.5 महीना पहले ही एक इन्वेस्टमेंट किया है, ये था शॉप नंबर 37। उसने बोला मेरे पास 47 नंबर है, तो तुम उसमें क्यों नहीं करती, वो तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे चाबी दे दी दूसरे क्लिनिक की उसी टाइम। तो मैंने नेहा को बोला चलो देखते हैं जगह, और हमने देखे और वहाँ पे हम क्लिनिक।
एक क्लिनिक खुला जिससे आपके इतने सारे पेशेंट्स बने, फिर अब सेकंड क्लिनिक भी आपको एक पेशेंट नहीं दिया, अब आपके कितने क्लिनिक्स हैं ये हमें बताइए। अभी हमारे 10 क्लिनिक्स हैं। 10 क्लिनिक्स कहाँ हैं? दिल्ली NCR। अभी इस टाइम पर 10 ब्रांचेस, छोटे ब्रांच से लेके 5 स्टार क्लिनिक मैं लॉन्च कर चुकी हूँ जी। मैं इंडिया का सबसे बेस्ट सेंटर लॉन्च कर चुकी हूँ इस टाइम ग्रेटर नोएडा में। घर छोड़कर आ गई थी, बेघर हो गई थी, किसी के घर में रह रही थी, एक क्लिनिक बन गया, छूट गया, फिर एक क्लिनिक बना जो दूसरा था आप कह सकते हैं, उसके बाद करते करते 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लिनिक हैं। इनके लिए जोरदार और इनकी हिम्मत के लिए भी जोरदार ताली। तो अब आपका जब आप फिजियोथेरेपिस्ट बनी तो आपका हमेशा से यही लक्ष्य था कि मैं सर्जरीज को रोकूं, पेशेंट्स की प्रिवेंट करूं। तो अब तक आपने कितनी सर्जरीज प्रिवेंट कर ली हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 30,000, जिस पर डॉक्टर APJ कलाम, जो मेरा कोई किसी को बोलते हैं ना रोल मॉडल, कि पर्सनली उन्होंने मुझे बुला के उनके साथ मैंने खाना खाया और उन्होंने कहा कि ट्राई टू डू योर लेवल बेस्ट, लाखों की सर्जरी रुक सकती है, सो ट्रेन पीपल, उनको नॉलेज दो, फिजियोथेरेपिस्ट को नॉलेज दो, एजुकेशनल कोर्सेज ले आओ, और जो क्लिनिक्स है उनको इंडिया के हर शहर में क्लिनिक अवेलेबल होना चाहिए, शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। तो अब आपकी क्लिनिक, हमने नेशनल अवार्ड लिया इस पर, मतलब द बेस्ट फिजियोथेरेपी कंपनी इन 2013, बेस्ट फिजियोथेरेपी कंपनी नेशनल अवार्ड मैंने लिया 2014। बातें कभी खत्म नहीं होती और हम चाहते भी नहीं कि हमारी बातें रिद्वाना जी आपसे खत्म होए, लेकिन ये बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति के मंच पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। अब बताइए, कॉल सेंटर केस बहुत एक अहम केस था आपकी ज़िंदगी में, और इस केस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें बताइए हमें। जी, कॉल सेंटर से अभी तक हम लोगों ने बहुत हज़ारों केसेस देखे हैं, ट्रीट किए हुए हैं, जैसे गुड़गांव है, फुल कॉल सेंटर्स, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स है। बट मेरा पहला पेशेंट जब मैं फरीदाबाद में थी और एक लड़की आई अचानक से एक दिन, मैं क्लिनिक से जा रही थी, वो आ रही थी, वो इतनी पैनिक थी, वो उसकी जो गर्दन है ना वो ऐसे अटक गई थी, तो वो अंदर आई तो बोली मुझे गर्दन में मुझे प्रॉब्लम है। सो मैं बैठी और मैंने उसकी जब स्टोरी सुनी, उसने कहा वो कॉल सेंटर में काम करती थी गुड़गांव में, फरीदाबाद से जाती थी, उसके डैड नहीं है, मम्मी है सिर्फ लड़की की, और अब उसका जॉब भी छूटा हुआ 5-6 महीने से, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया। तो उसने बोला पहले मुझे नेक में पेन होता था, मेरे कानों में आवाज़ आती थी टिंग टिंग की, कुछ अजीब सी आवाज़, और फिर मुझे हेडेक रहा करता था, माइग्रेन। तो तब मुझे वहाँ पे कॉल सेंटर में डिपार्टमेंट में फिजिशियन के पास भेजा गया है ENT चेकअप के लिए। तो उसने बोला ENT तो नॉर्मल है, माइग्रेन की मेडिसिन खाती रही, और फाइनली एक दिन क्या हुआ, वो मॉर्निंग में उठी तो उसका फेस पैरालिसिस हुआ था 1 साइड, जहाँ पे कॉल सेंटर ने जॉब से निकाल दिया बिकॉज शी वॉज नॉट फिट फॉर जॉब। तो उनको बोला कि आप तो जॉब कर ही नहीं सकते अब, तो जॉब छूटा, और रोज़ी रोटी वही चलाती थी घर का, वही जो कमाती थी, मम्मी उसकी हाउसवाइफ थी। तो उसने कहा फिर मेरे पास जो पैसे थे मैंने अपने ट्रीटमेंट में लगाए, मैंने MRI कराया, उसका भी बहुत अच्छा खासा उसका खर्चा हुआ था, और जो पैसे थे बोली मेरे पास पैसे सब ख़त्म हो गए, लेकिन मुझे किसी पेशेंट ने बोला है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने जब उसको एग्जामिनेशन किया तो मैंने देखा उसके सारा प्रॉब्लम जो है नेक में था, इट वॉज पॉस्चरल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो कभी कभी लोग निगलेक्ट करते हैं, छोटा सा पेन है और उसको मेडिसिन खा के डिले कर देते हैं हम, पेन किलर खा के। तो मैंने उसका शुरू किया ट्रीटमेंट, और मैंने देखा जितना नेक इम्प्रूव करता गया फेस का स्टिमुलेशन करके, तो उसका फेस ठीक होता गया, बिकॉज ये एक मसल है जो पूरा बहुत बड़ा मसल है नेक का, जिसमें से यहाँ से फेशियल नर्व का बहुत बड़ा कनेक्शन है उससे, जो फेस को सप्लाई करते हैं। तो अगर हम नेक को ट्रीट नहीं करेंगे तो फेशियल पैल्सी की बहुत ज़्यादा, जब वो ठीक हुई तो फिर हमने मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉल सेंटर्स को टारगेट किया है कि प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी वर्कशॉप्स किए जाएंगे, जिसमें लोगों को प्रिवेंट किया जाएगा, ये प्रॉब्लम ही ना हो, किसी का जॉब ही ना छूटे, किसी को मेडिकल लीव ही ना हो। तो फिर हमने गुड़गांव आके वहाँ पे कंपनीज को ये प्रपोजल दिया है, कॉल सेंटर कंपनी, क्योंकि वो लोग हमेशा कुर्सी पे बैठे रहते हैं और काम करते हैं। और वहाँ पे मुझे ये पता चला फिर जो कहीं कहीं HR या एडमिन हमें कोऑपरेट नहीं करता, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे एक एम्प्लॉय तक, बिकॉज जॉब तो उनका इंपॉर्टेंट है, अब कंपनी पे नहीं करना चाहती। तो देन आई थॉट आई शुड राइट अ बुक, तो मैंने एक बुक लिखी इस बात पर, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी, प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, उसके सोल्यूशंस मैंने उसमें दिए हैं कि एक इंसान रेगुलर प्रिकॉशंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जॉइंट पेन्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए।
वाकई में रिद्वाना, आपकी ज़िंदगी किसी जंग से कम नहीं रही है, और वाकई ज़िंदगी एक जंग है। दोस्तों, जोश पैदा करता है जुनून, और जुनून से आती है क्रांति। अगर ये क्रांति का बिगुल समाज की स्त्री के मन में बजे तो स्पष्ट बात है कि समाज का कल्याण सुनिश्चित है। स्त्री शक्ति ऐसी ही जोशीले लड़कियों की कारनामे को सलाम करता है। तो आइए मुंब्रा गर्ल्स के जोश और उनके कारनामे को देखें। समाज ने औरत के लिए हिजाब चुना और औरत का जीवन पर्दे में सीमित हो गया। ऐसे में कुछ लड़कियों ने अपने आप को सामाजिक बंधनों से मुक्त किया और बाकायदा इतिहास रच दिया। मुंबई से 40 किलोमीटर दूर स्थित मुंब्रा कस्बे की लड़कियों ने अपनी एक फुटबॉल टीम बनाई, नाम रखा परचम। मुझे तैयार होना पड़ता है, अपने कपड़े ड्रेसिंग करने पड़ते हैं, शूज़ वगैरह, ये सब मैं एक बेडरूम में करती हूँ और वहाँ से डायरेक्ट निकल जाती हूँ बुर्खा पहन के। हमारे घर में मतलब लड़कियों को खेलने कूदने की कोई इजाज़त नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है उनको। हमें घर में ही खेलने नहीं दिया जाता है, तो बाहर तो बिल्कुल भेजा नहीं जाता। पहले तो लड़कों को आदत ही नहीं थी कि अरे लड़कियाँ इधर आ रही हैं, खेल रही हैं, तो उन्हें मजाक लगा। बॉयज़ लोग जो है वो मतलब टाइम दे देते, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, और जाते 1 घंटे के बाद ही थे। फिर काफ़ी टाइम बाद जब धीरे धीरे टाइम जाने लगा तो बॉयज़ लोगों ने मतलब कि उनको लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ लड़कियाँ खेलने लगी, अब इनको टाइम देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी। देन वो लोग ने हटना स्टार्ट किया। मैं ग्राउंड के पास ही रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हर संडे खेलने आती थी। मुझे भी फील होता था अंदर से कि खेलने के लिए आओ इन लोग के साथ में, बहुत मन करता था। तो मैंने मम्मा को बोला, फिर मम्मी ने डैडी से बात किया तो उन्होंने भी हाँ बोला, तो फिर मैं तब से इन लोग के साथ खेलना ज्वाइन किया। मैं अभी भी यहाँ पर 1.5 साल से आ रही हूँ, लेकिन घर में सिर्फ मेरी मम्मी को पता है। मुंबई में जाकर 2 टूर्नामेंट जीता और 2 साल लगातार, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। खेलने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ, हम लोग को कुछ कर सकते हैं। हम लोग इधर क्रिकेट खेलते हैं, लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो हम लोग को भी कुछ तकलीफ होती है यहाँ पे खेलने की। बाहर जाके उन लोगों ने ये कप जीता वो फुटबॉल में। फुटबॉल जज्बा देख के हम लोग के भी अभी लगने लगे कि ये लोग लड़कियाँ भी बहुत अच्छे फुटबॉल खेलती है। तो अभी हम दिन के 4 घंटे वो खेलते, दिन के 4 घंटे हम खेलते। ऐसा ये ग्राउंड शेयर करके हम लोग खेल रहे हैं आजकल। कुछ दिन ऐसे होंगे मैं मतलब ये खेल के जरिए कि मैं घर में सभी को समझा सकूंगी, भाइयों को भी, कि ये खेल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मुंब्रा की ये लड़कियां अपनी हिम्मत और जज्बे के कारण वाकई में परचम फहरा रही हैं। न सिर्फ ये खेल के मैदान में ट्रॉफी जीत रही हैं, बल्कि अपने इलाके और आसपास के पुरुषों और स्त्रियों का बराबर प्यार और सम्मान भी पा रही हैं। स्त्री शक्ति इनके इस अनोखे पहल को सलाम करता है। रिद्वाना, वैसे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक तपती रेत है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी और आप पर नाज है, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ वहाँ देखिए। रिद्वाना मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ में, पर्सनली भी और ऑफिस के कामों में भी, हर चीज़ में उन्होंने मुझे ट्रेन करा है। आई थिंक मेरी फैमिली है, मेरी मदर है रिद्वाना मैम। एक हॉस्टल से आई थी, NGO से, फिर यहाँ पे मैं जॉब के लिए आई थी। फिर लेकिन मैम ने पूछा कि वुड यू लाइक टू स्टडी, फिर बोला कि ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो मैम अभी मेरी हेल्प कर रही है। क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैं उनको देखती आ रही हूँ, जो जुनून, जो डेडिकेशन, जो पैशन उनमें था, जिस तरीके से वो काम करना चाहती थी, मुझे हमेशा मालूम था कि शी विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। चाहे काम हो, चाहे फैमिली हो, शी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एवरीबॉडी। हमारी जितनी भी टीम है फिजियोज़ की, उसमें मैक्सिमम जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो फीमेल्स हैं, बिकॉज़ वो चाहती हैं कि फीमेल्स जिस तरीके से मेल फिजियोज़ आगे से आगे बढ़ के काम करते हैं, उसी तरीके से फीमेल फिजियोज़ भी आगे से आगे बढ़ के काम करें। उनके लिए कोई बाउंडेशन ना हो, उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि एक फ़ीमेल फिजियो के होते हुए आप ये काम नहीं कर सकती हैं। तो वो जो डर था हमारे अंदर, वो उनकी गाइडेंस से बिल्कुल निकल चुका है। इतना सपोर्टिव और इतना एंथुसियास्टिक पर्सन मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिसने फिज़ियोथेरेपी जैसे प्रोफेशन को एक ऐसी ऊंचाई पे लाया जहाँ पे अगर हम किसी से कंपेयर भी करें इंडिया में तो बहुत मुश्किल है। मेरी टांगें काम नहीं करती थी, स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा,
मैं व्हीलचेयर पर रहती थी, लेकिन इसने मेहनत की, मुझे ठीक कर दिया और मुझे फ़ख्र है ऐसी बेटी सबको अल्लाह दे। डॉक्टर साहब में ये जज्बा बहुत है कि वो लोगों के साथ हमदर्दी करती हैं, लोगों के साथ गम बांटती हैं, लोगों की मदद करना चाहती हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफ्ट दे रहा है और उनको तरक्की हो रही है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक ख़ास मेहमान हमारे पास यहाँ आने वाली हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं, बहुत इच्छुक हैं आपसे मिलने के लिए। उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, अपने दर्शकों की मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डॉक्टर रिदवाना सनम की क्लिनिक का नाम क्या है? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियां हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। डीडी नेशनल, रूम नंबर 305, 3rd फ्लोर, टावर A, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास आपको कोई स्त्री शक्ति नजर आए तो उनके बारे में या उनका वीडियो हमें ज़रूर भेजें। हम उन्हें अपने स्त्री शक्ति के मंच पर ज़रूर आमंत्रित करेंगे। आज हमारे बीच हैं युवा शक्ति डॉक्टर रिदवाना सनम, जो एक मुकम्मल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनका मिशन है कि फिजियोथेरेपी को मेडिसिन और सर्जरी जितनी ही रिस्पेक्ट मिले। रिदवाना, जिस तरह से आपने खुद एक बीड़ा उठाया है लोगों को हील करने का और अब सक्सेसफुल भी हुई हैं, ऐसी ही एक महिला हैं, ऐसी ही हमारी एक गेस्ट हैं जो सिंगर हैं और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि अपने गाने के थ्रू वो लोगों को हील करें। वाओ। तो हम आज आपसे मिलवाने, अपने दर्शकों से मिलवाने उनको बुलाना चाहते हैं, और वो हैं हमारी आज की मशहूर गायिका रेखा भारद्वाज जी। रेखा जी, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर बातचीत करने हमारे साथ आए और प्रेरणा देने हमें आए। माय प्लेजर। मैं बहुत लकी हूँ जिनका मैंने, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि आई थिंक शी मेड माई डे। मैम को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जिनका गाना मैंने सुना था और उनको मैं आज फेस टू फेस, और मेरे गेस्ट है, तो इससे खुशनसीबी नहीं हो मैं सकती। बताना चाहती हूँ वो स्पेशली आपको मिलने आई हैं। शी इज माय फेवरेट सिंगर। So तो much, ये गॉड की रिदवाना। तरफ से मुझे गिफ्ट है आज। थैंक यू। तो रेखा जी, एनीथिंग आप जो कुछ, अगर कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में अगर कोई आपकी क्वेरी हो जो आप इनसे करना चाहते हैं? हाँ रिदवाना, मैं ये पूछना चाहूँगी एक तो कि जो फिजियोथेरेपी है वो मोस्टली सर्जरी के बाद होती है, बट सो मेनी टाइम्स हमको वैसे भी सजेस्ट किया जाता है। मुझे ये भी पता लगा कि आई थिंक यू आर वर्किंग टुवर्ड्स जहाँ सर्जरी के बिना फिजियोथेरेपी से आप बहुत सारे इश्यूज़ को, बॉडी के जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर सकते हैं। जी। What all you cover, every एक्चुअली हमारे जो है जहाँ तक कि फिजियोथेरेपी मेरा पैशन है, तो मैंने इससे, जब हम पैशन के लिए काम करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत डीप जाते हैं उस सब्जेक्ट में। सो हमारे डिफरेंट सेक्शंस है। इसमें न्यूरो फिजियोथेरेपी है एक डिपार्टमेंट, वन इज ऑर्थो फिजियोथेरेपी जो कि जॉइंट पेन्स को कवर करता है और सर्जरीज को प्रिवेंट करते हैं, और एक है हमारा गायनेकोलॉजी ऑल्सो, जिसको प्री एंटीनेटल हम बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले भी होता है, जैसे लेडीज को बैकएक होता है, और फिर प्रेगनेंसी की, डिलीवरी के बाद भी विमेन को वापस शेप में लाना, स्ट्रेंथ उसकी। और एक है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, और जहाँ तक एक है जैसे प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी, जहाँ हम एक लोगों को प्रिवेंट किया जाता है। जैसे आपका मसल स्पैज़म रियकर हो जाता है तो उसके रियकरेंस का कोई रूट कॉज होगा। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड फिजिकल थेरेपी असेसमेंट डिपार्टमेंट। तो हम लोग डायग्नोज करते हैं रूट कॉज को कि इसका रीज़न क्या है, और रीज़न रूट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो रूट को करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। मतलब इतनी खुशी आपने प्रदान की है लोगों को, लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, जो चल नहीं पाते उनको चलना सिखा दिया है, और ख़ुद भी ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से चलकर आई हैं। तो रेखा जी, वुड यू, आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर को? क्योंकि कश्मीर में हम काफ़ी वक्त बिताया, हमने हैदर फिल्म की शूटिंग थी, और मैं कुछ 1-2 गाँव में भी शूटिंग हुई, तो वहाँ मैं खाली वक्त में घूमती रहती थी, तो वो
दोस्ती हो गई बड़ी सारी लड़कियों से। और तब वो फिर मंदिर में ले गई कि यहाँ मंदिर है पर अब ये बंद है क्योंकि यहाँ तो लोग रहते नहीं, और वो सब मुस्लिम लड़कियाँ थीं। तो उनसे जितनी भी बातचीत हुई तो उसमें यही लगा कि कश्मीर से बड़ा मुश्किल है, लड़कियों को बाहर आके कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो जिस वक्त में आपने किया है बहुत मुश्किल हुआ होगा। तो आई लाइक मैं क्या कहूँ, बहुत जितनी प्यार और दुआएं दूँ कि उस सब के बावजूद आप आई हैं, उसमें सिर्फ ये ही पूछना है कि अब वापस आप अपने घर वालों से बातचीत शुरू हुई है, मिलना होता है या? फिर एक दिन शाम को बैठे थे तो पापा ने, जब वो उस बेड पे थे तो वो सबसे ज़्यादा टचिंग था मेरे लिए, जहाँ बहुत सारी शिकायतें थे पापा को लेके, मन में कभी बोला नहीं मुँह पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे मैं आपका गुनहगार हूँ, मैंने आपको समझाना है और आपने बहुत अकेले इतना स्ट्रगल किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। बट वो इतने बड़े हैं, वो पापा है, तो मैंने बोला पापा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो, आपको मैंने मन दुखाया हो, मैं ज़िद्दी थी। तो फिर हमने रिजॉल्व कर दिया उससे, और मुझे सच में बहुत हल्का फील हुआ तब से। वेलकम बैक। स्त्री शक्ति के मंच पर आप सबका फिर से स्वागत है। वाकई में रिजाना आप इतना उम्दा काम कर रही हैं, और आप तो स्त्री शक्ति हैं ही, लेकिन आप भी रेखा जी, दिल से कह रही हूँ, मन से कह रही हूँ आप वाकई में हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक स्त्री शक्ति हैं। लेकिन हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने गाना शुरू किया, मैं जानती हूँ कि आप बहुत चुनिंदा गाने गाती हैं, तो आप प्लीज़ मुझे इसमें मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि चुनिंदा गाने मैं नहीं चुनती, वो म्यूज़िक डायरेक्टर चुनते हैं, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चॉइस भी होती है, तो सबकी चॉइस होती है। तो कुछ गाने हैं जो उनको लगता है कि मैं ही गा सकती हूँ, तो वो गाने मुझ तक आते हैं। मैंने क्योंकि बचपन से कभी प्लेबैक सिंगर बनने का सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लिमिटेशंस पता थी अपनी कि मेरी वॉइस डिफरेंट है या मेरी रेंज कम है। वो तो मैं जब शादी के बाद मुंबई आ गई तब मैंने कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मिलने की कोशिश की, लेकिन जब आप शादी के बाद स्ट्रगल करते हैं, आपकी भी एक लिमिटेशन होती है कि मैं उस उम्र में सारा दिन बाहर नहीं बैठ सकती स्टूडियो के बाहर स्ट्रगल करने के लिए। और इंडस्ट्री की एक जो सच्चाई ये है, वो कड़वी भी लग सकती है और कड़वी लगती है, कि आपका जब तक एक गाना हिट नहीं होता, अब वो आपका रोमांटिक गाना हिट हो, आइटम सॉन्ग हिट हो, तब तक आपको काम नहीं मिलता। और फिर ओमकारा में जब नमक इश्क का गाया, वो लोगों को सुनाई दिया, लोगों को टिकल किया, पता नहीं उससे क्या हुआ, कि उसके बाद मेरी लाइफ जो एज अ प्रोफेशनल सिंगर इट केम टू अ फुल सर्कल, कि मुझे हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने गाने के लिए बुलाया, और हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरे तरह का गाना दिया, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग आई फील। तो अब तो मतलब एक गाना तो जी ज़रूर, प्लीज कोई रिक्वेस्ट आपकी हो। मैम हैदर मूवी हमारे कश्मीर में शूट हुई थी और आपने उसके सॉन्ग्स गाए हैं। एक गाया, उसमें एक नज्म गाई है फैज़ की, तो मुझे अपनी नज्म ही सुननी है। ठीक है, मैं एक उसका जितने लफ्ज मुझे याद है मैं ज़रूर गाऊंगी। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज्म है। हाँ जी। आपके नाम आप सबके नाम। थैंक यू सो मच। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज का गम के है जिंदगी से भरे, गुज़िता से भरे जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन, ये मेरा देश है, दर्द की अंजुमन, ये मेरा देश है। उन दुखी माँ के नाम, उन दुखी माँ के नाम।
एक मैं ख़ास तौर पे रिदवाना को इसलिए सुनाऊंगी, इसलिए मैंने इनके घर की भी बात की कि अभी हमने रिसेंटली कोक स्टूडियो में एक सचिन जिगर के साथ कोलैबोरेट किया, जिसमें वो उस गाने का टाइटल है लाडकी। तो वो दैट्स अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, कि वो बड़ी स्पेशल होती है कि फादर या बाप कितने भी नाराज़ हो कुछ हो, पर वो बेटी के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक जो प्यार है, वो रिलेशनशिप अलग है। लड़की जो है अपने शौहर या किसी लड़के को पसंद करती है, उसमें भी वो सबकॉन्शियसली हम अपने फादर को ही ढूंढते हैं। कई जगह ये बात एक्सप्रेस हो जाती है, नहीं होती, तब भी वो बॉन्डिंग बड़ी स्पेशल है। तो उसमें कुछ चंद लाइनें मैं वो पेश करती हूँ। थैंक यू। और आपके पेरेंट्स आई एम श्योर देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा ये आपकी तरफ से है। तेरी लाडकी मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, चाहे भी दूर कितना चाहे रहूं, जरा आँच भी जो कभी मुझसे थी आती, भर जाती थी अखियाँ तेरी, जाने है तू। फिर ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर, कर पराई मुझसे मुख लिया क्यों फेर, पास ही अपने रख ले कुछ देर, उड़ जाएगा पाखी होते ही सबेर। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं, तो कभी कभी मैं घर वालों को कहती थी कि तुम्हें मुझे सच्चा प्यार हो तो इस ज़िंदगी ख़त्म करने में आप मेरी सहायता करेंगे।